अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद। टाइटल और थंबनेल से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि स्टोरी किस बारे में है। चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये उस ज़माने का किस्सा है जब भारत की तकसीम नहीं हुई थी। मेरे दादा जान महकमा रेलवे में स्टेशन मास्टर थे। अक्सर सुनने में आया है कि रेलवे मुलाजमीन के बच्चे तादाद में ज़्यादा होते हैं। मेरे दादा पर यह बात सादिक बैठती थी। पहले ज़माने में शादियां भी 9 उम्री में ही हो जाया करती थी। दादा के यक्के बाद दिगरे 8 बच्चे हो गए। दादी बच्चों को संभालने और घरदारी के अमूर निपटाने में लगी रहती थी। दादा का तबादला भारत के मुख्तलिफ शहरों में होता था, लिहाजा 2-4 साल बाद सामान समेट कर किसी नए रेलवे स्टेशन का रुख किया जाता। बच्चे छोटे थे। दादा सुबह सवेरे ड्यूटी पर चले जाते और दादी घर में बच्चों के नार नखरे उठाने में मसरूफ़ हो जाती। बड़े बच्चे स्कूल चले जाते मगर छोटे घर में उद्यम मचाते फिरते थे। एक दफ़ा उनका तबादला बिहार सूबा के शहर पटना के एक नवाई इलाके में हो गया। वो बड़ा वीरान सा रेलवे स्टेशन था। रेलवे की तरफ से रिहाइश के लिए जो क्वार्टर मिला वो भी आबादी से दूर था। वहाँ के मकीन आपस में मेल जोल भी कम रखते थे। स्टेशन मास्टर होने की हैसियत से दादा को जो क्वार्टर मिला वो बहुत बड़ा और कई वसी कमरों पर मुश्तमिल था। दादी को सफाई का जुनून था। वो खुद सफाई करके मुतमईन होती थी। उन्होंने जब कमरों की सफाई शुरू की तो एक कमरे से उन्हें बेहद नागवार बू महसूस हुई। दादी ने उस कमरे को कई बार धोया लेकिन बू ना गई। तब उन्होंने वो कमरा ही बंद कर दिया। उस कस्बे में बिजली नहीं थी, लालटेन का इस्तेमाल किया जाता था। एक दिन शाम को वो लालटेन जला रही थी कि उन्हें दोबारा से बेहद नागवार बू महसूस हुई। उन्होंने लालटेन की लो ऊंची करके सामने दीवार की तरफ देखा तो एक साया दिखाई दिया जिसके खदोखाल वाज़ेह नहीं थे। उस बू का मरकज़ वही था। दादी ने उसे आवाज़ देकर पूछा, कौन है तू? जवाब तो नहीं मिला, अलबत्ता बदबू का एक तेज़ भभका आया जिससे उनका सर चकरा गया। दादी के बकौल वो बदबू का भभका इतना तेज़ और नागवार था कि उन्हें मतली होने लगी थी। दादी ने आयतल कुर्सी पढ़कर इधर उधर फूंके मारी तो वो बदबू और साया दोनों गायब हो गए। दादी मजबूत एसाब की मालिक थीं। उन्होंने अपने बच्चों और शोहर को कुछ नहीं बताया। अगले रोज़ उसी वक्त उन्हें बावर्ची खाने की खिड़की के पीछे फिर साया दिखाई दिया। उसके साथ फिर वही नागवार बदबू बावर्ची खाने में फैल गई। दादी उस वक्त तक लालटेन जला चुकी थी। उन्होंने ज़रा गौर से उस साए को देखा तो वो किसी औरत के जिस्म से मुशाबा था। उसी लम्हे मगरिब की अजान सुनाई दी और साया अपनी नागवार बू समेत गायब हो गया। दादी कुरानी आयात का विर्द करती रहीं। उन्होंने दादा को ये बात बता दी। उन्होंने जवाब दिया, अगर वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं। तुम कुरानी आयात पढ़कर फूंक दिया करो। दादी ने उनकी नसीहत पर अमल किया मगर कब तक? अब उन्हें बदबूदार साए से डर सा लगने लगा था। एक दिन पड़ोस से एक खातून उनसे मिलने आई। पहली बार कोई उनके घर आया था। दादी ने उसकी अच्छी खातिर तवाज़ो की और उसे बताया कि इनके घर के एक कमरे से सड़ी हुई मछली जैसी बदबू आती है और हर शाम मगरिब के वक्त कभी किचन और कभी दीवार से एक औरत का साया भी दिखाई देता है। उसके आते ही सड़ी हुई मछली जैसी बू आसपास फैल जाती है। क्या कभी उनके साथ भी ऐसा होता है? इस पर खातून ने बताया, हमें इस क्वार्टर में आए 1 साल हो गया है, हमें कभी ऐसा साया दिखाई नहीं दिया। वैसे भी आपका क्वार्टर रेलवे वाले बंद ही रखते थे। पहला स्टेशन मास्टर को आ रहा था, उसे भी रिहाइश के लिए दूसरा घर दिया गया था। वो औरत उस साए और उस कमरे की बू के बारे में कुछ नहीं जानती थी।
कुछ दूसरी ख़वातीन से भी मिलना जुलना हुआ, लेकिन किसी ने भी उस साय को नहीं देखा था। उसकी एक वजह यह थी कि यहाँ कोई मुस्तकिल नहीं रहता था। तकरीबन सभी के तबादले होते रहते थे। दादी इस सूरत-ए-हाल से परेशान हो गई। अब वो बच्चों को मगरिब के वक्त कमरों में भेज देती थीं और ख़ुद नमाज के बाद आयतुल कुर्सी का विर्द करने में मशगूल हो जाती। उस साय की दिखाई ना देने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं था। अलबत्ता मगरिब के बाद या अज़ान से पहले वो खिड़की की सलाखों या दीवार की मंडेर से झांक कर कभी कभी अजीब सी आवाज़ें भी निकालने लगता था। दादी बावर्ची खाने में काम करते हुए मुस्तकिल कुरानी आयात का विर्द करती रहती थीं। एक बात उन्होंने नोट की थी, अगर कोई बच्चा इत्तफ़ाक़न इधर आ जाता तो साया नहीं आता था, बच्चे के चले जाने पर फिर नज़र आ जाता। दादी इस सूरत-ए-हाल से बेहद परेशान लगी थीं। एक दिन उन्होंने चावल उबालने के लिए बड़ा पतीला पानी से भरकर चूल्हे पर रखा और आग सुलगाने लगी। उस ज़माने में मिट्टी का चूल्हा होता था और लकड़ियों से आग जलाई जाती थी। जब तक लकड़ियाँ आग नहीं पकड़ती थी, उनको सुलगाने के लिए कभी मिट्टी का तेल या कपड़ा वगैरह जलाकर इस्तेमाल करते थे। जब लकड़ियाँ गीली होती थीं तो धुआं ही धुआं फैल जाता। इत्तफाक से उस रोज़ लकड़ियाँ कदरे गीली थीं। बड़ी मुश्किलों से दादी ने चूल्हा जलाया। जब पानी उबलने लगा तब दादी ने देखा आग कदरे कम हो गई है। दादी ने लकड़ी का कोयला झाड़ा तो लकड़ी ने दोबारा आग पकड़ ली और उसी वक्त साय ने सलाखों से झांककर आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। दादी पहले ही गुस्से में थी। उन्होंने जलती हुई लकड़ी को सलाखों से बाहर कर दिया। मिशल की तरह जलती उस आग के छूते ही साय की अजीब व गरीब चीखें सुनाई देने लगी। दादी समझी कि शायद आग ने उसके बाल झाड़ दिए हैं। उन्होंने पानी से भरा हुआ पतीला उठाया और खिड़की की सलाखों की तरफ उछाल दिया। दादी का ये अमल बेहद खौफनाक साबित हुआ। साय की चीखें जो औरत से मुशाबा थीं, आसमान को छूने लगीं और ऐसी बू फैल गई जैसे चमड़ा जल रहा हो। दादी ने अपने एसाब कायम रखे। उन्होंने लालटेन उठाकर उसकी बला को देखना चाहा तो उन्हें घुंघराले बालों वाली स्याह फाम औरत दिखाई दी, जिसके बाल तारों की तरह सर पर खड़े थे और उनमें से धुआं सा निकल रहा था। देखते ही देखते वो औरत धुएं की तरह तहलील हो गई। दादी कुरानी आयात पढ़ती रहीं और रोशनी हल्की होते होते ख़त्म हो गई। उस रोज़ के बाद दादी को साए और बू से मोजज़ाती तौर पर निजात मिल गई थी। दादी ने घर का वो बंद कमरा भी खोल दिया। कमरे में किसी नागवार बू का नामो निशान ना रहा। ये कैसे हुआ और उस साए का इसरार क्या था? चंद माह बाद खुला। रेलवे कॉलोनी का एक रिटायर्ड अफसर अपनी फैमिली के साथ अपने अजीज़ों से मिलने आया जो रेलवे में मुलाजिम थे। उनका तबादला हाल ही में इस गांव में हो गया था। वो फैमिली दादा के घर भी आई। खातून ने मेरी दादी से पूछा, आप लोग इस मकान में कैसे रह रहे हैं? इसमें कोई चंद माह भी नहीं टिक पाता था, इसलिए रेलवे इंतज़ामिया ने ना सिर्फ इसे बंद कर दिया बल्कि किसी को रिहाइश के लिए भी नहीं दिया। इस पर दादी ने साय का वाक़या सुनाया तो वो खातून कहने लगी, हम 20-25 साल पहले जब यहाँ आए और इस रेलवे कॉलोनी में रिहाइश इख्तियार की तो तब हमने इस घर के बारे में एक कहानी सुनी थी कि कुछ साल पहले इस घर में एक हिंदू फैमिली रहती थी। वो कट्टर हिंदू थे। मुसलमान घराने उनके रवैयों की वजह से उनसे कम मिलते थे। वो मुसलमानों का अपनी रसोई में आना, उन्हें अपने बर्तनों में खाना खिलाना बहुत बुरा समझते थे। उन बर्तनों को फेंक देते थे जिनमें मुसलमानों के इस्तेमाल का शोबा हो जाता। गोश्त मछली से कोसों दूर भागते थे और उन्हें खाना अपने धर्म में गुनाह कबीरा समझते थे। ऐसे कट्टर हिंदू घराने में एक हस्ती ऐसी थी जो अपने घर वालों से कतई अलग थी। वो उस स्टेशन मास्टर की छोटी बेटी उषा थी। उसे गोश्त मछली खाने का शौक़ था। वो अपने घर वालों से छुपकर अपनी मुसलमान सहेली के घर जाकर ये शौक़ पूरा करती।
उसकी सहेली ने भी कानों कान किसी को ये खबर ना होने दी थी कि उषा उनके घर गोश्त मछली खाने आती है। उषा के घर वाले भी इस बात से बेखबर थे। सुना है कि एक दिन घर वाले अपने किसी अजीज़ की शादी में दूसरे शहर गए हुए थे। उषा ने बहाना करके साथ जाने से इनकार कर दिया। घर में मुलाजमा काम करती थी, इसलिए घर के लोग उषा को छोड़कर चले गए। उषा ने उस मुलाजमा को पैसे देकर अपना राजदार बनाया और उसके ज़रिए बाज़ार से मछली मंगवाकर खुद उसे तलकर खाया। दूसरे रोज़ भी रात को मछली खाई तो उसे हैज़ा हो गया। मुलाजमा उसकी हालत देखकर डर गई और भाग गई कि मालिकों को पता चल गया तो इसे नहीं छोड़ेंगे। उषा कमरे में ही उल्टियाँ और दस्त करती रही और रात के किसी पहर उसका इंतकाल हो गया। कमरे में उसकी लाश निहायत अबतर हालत में पड़ी हुई थी। तीसरी सुबह जब पड़ोस में बू फैल गई तो लोगों ने खैर खबर लेने की कोशिश की। रेलवे इंतज़ामिया को इत्तला दी। रेलवे पुलिस ने जब घर का दरवाज़ा खोला, अंदर जाकर देखा तो उसकी लाश की बुरी हालत थी। मुलाजमा को भी पुलिस वालों ने पकड़ लिया। उसने सारी बात उगल दी। इब्तदाई तफ्तीश के बाद ताफुनज़दा लाश को उसके वालिदैन ने छूना तो दरकिनार देखना तक गवारा ना किया और उसे खाकरूबों के हवाले कर दिया ताकि वो उसे जला दें। लाश में इतनी नागवार बू थी कि खाकरूब उसे दरिया में फेंक कर भाग गए। स्टेशन मास्टर ने भी फ़ौरन ही अपना तबादला करा लिया और इस जगह को छोड़ दिया। तब से घर के उस कमरे के बारे में नई नई बातें सुनने में आने लगी थी। रेलवे इंतज़ामिया ने उसके बाद वो घर सील कर दिया था। ये वाक़या सुनकर दादी उस पुरअसरार साये का पस मंज़र समझ गई थी। दादा मछली और गोश्त वगैरह के शौकीन थे। रात को घर लौटते थे। दादी मगरिब से पहले खाना पकाना शुरू कर देती थी। शायद इसीलिए वो मुस्तरब साया बावर्ची खाने के आसपास मंडलाता होगा। जब दादी ने जलती लकड़ी से उसे जलाकर उबलता पानी फेंका तो वो फना होकर हवा में तहलील हो गया। ये वाक़या हमारी वालिदा ने हमें सुनाया था, जिसे सुनकर यकीन आ गया कि यह दुनिया वाकई ना खुलने वाले इसरारों से भरी हुई है।